10 से 11 तारीख को नगर निगम ने कार्रवाई की और नगर निगम ने, आप सब लोग थे वहाँ पे, नगर निगम ने ये कहा, जो वहाँ नगर निगम का कार्यपालन यंत्री प्रभारी थे HK त्रिपाठी करके नाम था, हम भी गए थे, आप देखने वाले हैं। हमने सारे कागज भी दिखाए थे आप लोगों के सामने कि भाई ये क्यों गिरा रहे हो। उसके द्वारा ये कहा गया कि इनके द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, इसलिए गिराया जा रहा है और अतिक्रमण किया गया है। किसके नक्शे की आधार पे नक्शा जो उनका पास है वो सिस्टा बनाया जा रहा है। हमने कहा चलो ठीक है भाई, कोई भी जमीन तो उनकी है और नक्शा उनका पास है। नक्शा 1994 किसी नगर निगम ने पास किया, उसी जगह में इस नक्शे में आप देखेंगे ये 1994 का नक्शा है। इस नक्शे में साफ साफ साइट प्लान भी लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पे कुछ लोगों ने बोला कि नहीं साहब ये जमीन इनकी नहीं है, जमीन शासकीय जमीन है। ये नक्शे में साफ साफ साइट प्लान नगर निगम को लिखा है कि बोदाबाग रोड, एक तरफ बोदाबाग रोड तरफ 32 फुट सामना, गहराई 20 फुट, बगल में शासकीय जमीन वो है अभी भी वहां पे, पीछे सैनिक स्कूल, बगल में भोला प्रसाद सरकार की जमीन, यानी और 2 मकान, 11 बाई 14.5, 15.5, 2 कमरे का इनका परमिशन नीचे का था। हम सब जानते हैं कि रीवा शहर के अंदर हो या किसी शहर में हो, नगर निगम का जो एक्ट है, कोई मकान अगर बना हुआ है, हम कहते हैं हम एक्स्ट्रा बना लिए हैं। इसी समय मध्य प्रदेश सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके द्वारा कहा गया कि हम कोई भी जनता परेशान न हो, हमारे देश प्रदेश के नागरिकों के लिए, क्योंकि शहरों में जमीन कम होती है, जगह कम पड़ती है, इसलिए हम उसका नियम हटा के कंपाउंडिंग बढ़ा रहे हैं। यानी जो रिहायशी मकान है उसमें 80 से 90% के आसपास रिहायशी मकान का कंपाउंडिंग कर दी गई। यानी अगर आपका 1000 वर्ग फुट प्लाट है तो आप 900 में मकान बना सकते हो, और व्यवसायिक भी लगभग उतना ही कर दिया गया है, यानी 90% तक आप निर्माण कर सकते हैं। अब इनका चूंकि नक्शा पहले के पास था, तो अगर इन्हें निर्माण कर लिया था बाद में, दूसरा मंजिल भी बना लिया मान लीजिए, तो क्या नगर निगम ने कोई नोटिस उनको ऐसी दी कि आपके द्वारा इसका निर्माण करके रहा जा रहा है, उसका टैक्स भरिए। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर हम कहते हैं 20 साल से गुलाबकली साकेत ने मकान ज्यादा बना के रह रही थी, तो उसका नियम यह है कि अगर आपने गिरा दिया, आपने एक तरह से नगर निगम के साथ अमानत में खयानत किया है। क्यों? क्योंकि नगर निगम से आप रसीद बनाते, उसको नगर निगम को टैक्स की मिलता, तो 10, 25, 50 हजार लाख रुपए नगर निगम का टैक्स वहां नगर निगम को प्राप्त होता। क्योंकि नगर निगम ये कहता है इसमें कि आपको कंपाउंडिंग करके पैसा वसूलना है, राजस्व की वसूली करना है। पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये नगर निगम का इंजीनियर था और साथ में नगर निगम आयुक्त इसमें जो है संजय सौरभ, जो भी बड़े वाले क्या नाम है उनका, इनके द्वारा आखिर ये एक ही मकान में, वो भी एक दलित परिवार, विधवा दलित महिला, आप एक तरफ बात करते हो गरीबों को न्याय की बात करते हो, दलित महिला वहां रोती रह गई कि भैया मेरा एक मकान, आप सब यहां बैठे हैं, आपका भी मकान बना होगा, कोई पहुंचे भर गिराने लगी और बोल दे कि नहीं साहब न्यायालय जाइए। न्यायालय हम किस लिए जाएं? कि मेरी जमीन नहीं है, कि मेरा मकान, या न्यायालय जाएं क्यों हम? प्रश्न इस बात का है कि हम न्यायालय किस लिए जाएं? न्यायालय जब जाया जाता है कि हम गलत बनाए हों, हम रोड बनाए हैं, हम विधिवत हमारा जमीन बना हो, हम न्यायालय क्या कहने जाएं साहब कि मेरी रजिस्ट्री है और मेरा घर गिरा रहे हैं। यहाँ पे जो नगर निगम के द्वारा चिट्ठी जारी की गई थी 4/9/2024 को, उस चिट्ठी के जवाब 12/9 को दिया जा चुका था कि अब ये चिट्ठी भी गलत जारी हुई इनकी। ये चिट्ठी में ने ये लिखा कि मैं वहां घूमने गया, देखने गया, तो ये पाया गया कि लगता है कि आपके द्वारा स्वामित्व से ज्यादा भवन और स्वामित्व एवं अधिपत्य से ज्यादा भवन का निर्माण किया गया है। स्वामित्व नहीं, अधिपत्य लिख दिया। अगर अधिपत्य से ज्यादा भवन का निर्माण किया गया था तो क्या राजस्व के अधिकारियों को बुला के कोई उसकी नाप हुई थी? क्या उसको चिन्हित किया गया नाप के? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप नगर निगम कमिश्नर से पूछिए जाके कि जरा आप ये बताओ कि आपने मकान गिराने का ऑर्डर दिया था, क्या लिखा था उसमें? आपने लिखा था कि जो एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो पहले तो पूरा मकान क्यों गिराया आपने, पहली चीज। दूसरा, अगर हम एक्स्ट्रा बनाए हुए थे तो क्या उसकी जांच कोई नगर निगम ने की? नगर निगम ने चिन्हित किया? नगर निगम चिन्हित करने के बाद क्या राज्य, क्योंकि
देखिए, जमीन ज्यादा बनाया कम बनाया ये जांच तो राजस्व करेगा। अगर बिना और कोई कागज दिया नहीं तहसीलदार ने, एक चिट्ठी मेरे को मिलती है 9/12 की और 10 तारीख को गिराया गया है, पहले नहीं थी, किसी को रिसीव नहीं कराया, लिखा है उसमें, कहीं से हमें मिली, उसमें ये लिखा हुआ है। मैं क्यों आपके नगर निगम आयुक्त का नाम ले रहा हूं बार बार, क्योंकि उसमें लिखा है कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा, एक मिनट बता रहा हूं, नगर निगम आयुक्त के द्वारा सहमति से, अनुमोदन से, नगर निगम आयुक्त के अनुमोदन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। तो क्या नगर निगम आयुक्त ने जो अनुमोदन लिखा है उसमें यही लिखा है चिट्ठी में कि इनके द्वारा जो अवैध अतिक्रमण किया गया है? पर प्रश्न इस बात का है कि मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँ, आप लोग नगर निगम कमिश्नर से पूछिए कि तुमने अगर अवैध अतिक्रमण का अनुमोदन दिया है कह रहे हो, तो क्या अवैध अतिक्रमण की जांच की थी कि कितना अवैध अतिक्रमण है? अवैध अतिक्रमण तो उसमें था ही, जितना उसका मकान अभी भी नीचे गिरा हुआ है, आप नापेंगे अगर फिर टेप लगा के, जितना उसका था 1 इंच उसका ज्यादा नहीं था, पहली चीज। दूसरा, कोई भी नगर निगम का कर्मचारी विभाग किसी का, अगर हम कहते हैं, पहली चीज तो गिराने का अधिकार था नहीं। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग आपने व्यवस्था नहीं की थी। कंपाउंडिंग में अगर हम पैसा जमा कर देते और आप न करते तो आप गिरा सकते थे। फिर जितना अवैध था, मकान उनका 640 स्क्वायर फुट छोटा सा मकान था, अगर 640 में हम कहते हैं उस समय जो है 60-40 का रेशियो था, लगभग 400 स्क्वायर फुट में मकान निर्माण कर सकते थे वो, तो आपने 640 क्यों गिरा दिया? अगर आप सही हो, अगर आप चिन्हित भी नहीं किए हो, तो 640 का मकान गिराने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है किसी का मकान गिरा दोगे? क्या आपको इतना पावर दिया है कि आप न्यायालय हो गए हो? आप 640 पूरा कैसे गिरा दिए? तो इसमें मैं एक आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप कमिश्नर से पूछिए। मैंने आपकी चीजों बताऊं, जो ये पीड़ित पक्ष हैं, इन सब लोगों ने, पीड़ित ने, गुलाब कली ने कमिश्नर रीवा संभाग को भी एक पत्र ज्ञापन दिया शिकायती कि जिन लोगों ने भी मेरे घर को, वैध घर को गिराया है, उनके ऊपर जो अपने पद का दुरुपयोग किए हैं। अब यह बताओ आप, 2 दिन चली घटना, क्या जिला कलेक्टर होश में नहीं थी? 2 दिन क्या ये जिला एसपी होश में नहीं था? और दूसरा, वहां पुलिस प्रशासन के लोग या तहसीलदार जो लगा था, बोला मेरे को चिट्ठी मिल गई है कि मेरे को यहाँ पे कानून व्यवस्था देखना है। तो क्या आपको नगर निगम निकल पड़े किसी को गोली मारने और आपको चिट्ठी लिखकर मरवाओगे जाके? आपको तो देखना चाहिए था ना कि निगम प्रशासन द्वारा क्यों, क्योंकि उस जमीन का नामांतरण आपके तहसीलदार ने ही किया होगा, और 2 बार नामांतरण हुआ। एक बार 94 में हुआ जब बिंद्रा प्रसाद पूर्व विधायक मंत्री थे, उनके मरने के बाद उनके बच्चों के नाम हुआ है। तो कैसे नामांतरण आपने किया? कैसे इस्लामी का मतलब ये होता है कि तहसीलदार अपने अधिकारियों को भेजता है, वो जाके देखते हैं कि किस जगह में जो चौहद्दी बनी हुई, रजिस्ट्री में चौहद्दी लिखी हुई है, उसी चौहद्दी में काबिज है सामने वाला। फिर यह अवैध कैसे हो गया? वैध के प्रश्न है। प्रश्न यहाँ यह अवैध का प्रश्न यहाँ पे यह है कि कानून को हाथ में लेने वाले अधिकारियों पर आज तक कोई कार्रवाई इतने दिनों में क्यों नहीं हुई? अगर कलेक्टर रीवा कहते हैं कि हम बड़े न्यायप्रिय हैं, तो क्या कलेक्टर रीवा ने आज तक कोई कार्रवाई की? इससे लगता है कि उनकी भी सहमत थी। दूसरा, एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये नगर निगम आयुक्त जो है और जो इंजीनियर है, आखिर उस घर के पीछे पड़ा क्यों? एक गरीब विधवा महिला के पीछे। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी का इशारा होगा। किसका इशारा है ये तो वही बता सकता है इंजीनियर, जिससे आपको पूछना पड़ेगा। और आखिर इतनी ताकत कैसे किसी कर्मचारी को मिल गई भाई कि किसी का घर जाके जमोजोत कर दे, किसी का घर जमोजोत कर दे और कह दे कि नहीं भाई मैं तो ऐसा ही करूंगा, मेरे को पावर दिया गया है। तो साहब, इस पावर का भी हिसाब होगा। और आपसे बताऊं, उस दिन घटना के दिनांक पे मैं गया था, मैंने सारी बातें रखी थी, आप लोग देखने वाले हैं। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से व्यवहार किया आप सब देख रहे थे। मैं वहां कागज दिखा रहा था कि भाई बताओ उनका गलत क्या है, न्याय। और लेकिन इसके बाद हमारे पूरे जिला कांग्रेस के लोग आए, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने वहां पे संज्ञान में लिया। उनने सबको बोला और उनने कहा कि मैं इसकी लड़ाई, क्योंकि एक दलित विधवा महिला है, इसके पास पीड़ित है। और एक चीज और बताऊं साहब, आप बात करते हो गरीबों की,
जो वो गरीब है, उसके पति पूर्व विधायक थे, अभी पेंशन मिलती है। जब एक पूर्व विधायक की पत्नी की दलित महिला के साथ आप अन्याय कर सकते हो तो सामान्य लोगों की हालत क्या होगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की परिस्थितियों में रीवा जिले में हमको लगता नहीं, अभी आप देख लीजिए कुछ दिनों पहले गुड़ में किस तरह कितनी बड़ी घटना घटी, और उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के कोई मंडल अध्यक्ष क्या कौन था, कोई एक पदाधिकारी था, वो भी शामिल था गुप्ता करके। यहाँ रीवा जिले के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी को परेशान करना है। पुलिस के पास सही पूछने का काम नहीं है, पुलिस सिर्फ यहाँ वसूली में लगी रहती है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी को हेलमेट के नाम पे, बेल्ट के नाम पे, ओवर लीडिंग के नाम पे रोज यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में रीवा नंबर 1 में नशे का कारोबारी हो गया है। हमारे युवा को खेल का मैदान नहीं है, हमारे युवा को स्कूल में पढ़ने के लिए फीस कैसे नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल आपने बंद कर दी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जितने निगम प्रशासन के लोग हैं, आप हमसे पाए, हम अपनी बात आपके पास रख रहे हैं। जरा आप साथी, क्योंकि मीडिया एक स्तंभ है चौथा, जो इस देश में न्याय दिलाने का काम जनता के लिए करता है। इसको लेके आप उच्च न्यायालय भी जाएंगे कि नहीं? इसके लेके हम लोग उच्च न्यायालय तो जाएंगे, और साथ ही साथ हमने जो यहाँ आवेदन दिया है, जो उसने मिसबिहेव किया है उस दिन उसकी कापी दूंगा मैं आपको। ये हरिजन थाना में भी, जो कि महिला हरिजन थी, हरिजन थाना में भी एचके त्रिपाठी और संजय सोनोवाल के खिलाफ उसने आवेदन प्रस्तुत किया है कि जांच करके कार्रवाई करें। आईजी साहब, आईजी के यहाँ भी प्रस्तुत किया आवेदन कि एसपी और टीआई ने द्वारा, टीआई जो है एसपी के पत्नी होते हैं, 2 दिन कार्रवाई की, एसपी क्या कर रहे थे। और कमिश्नर के सामने भी कमिश्नर को आवेदन दिया गया है, उसमें सब जांच की बात की गई है। अगर इनकी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर कमिश्नर, आईजी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्वाभाविक है हमें न्यायालय की ओर, कलेक्ट्रेट मतलब हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आगे रुख उठाना पड़ेगा।